तो आज है कॉन्सेप्ट बूस्टर का डे 2। अगर अभी तक डे 1 नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ। और अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11 12 अप्लाइड मैथ्स की वीडियोस लाता रहता हूं। और हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट बूस्टर। आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की या न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की। इसमें आपका चैप्टर 2 कंप्लीट आता है, जिसमें पाइप्स एंड सिस्टम, वोट्स एंड स्ट्रीम, इनइक्वालिटी, हर एक चीज उसके अंदर मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट बूस्टर का जो सीरीज है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये सीरीज सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कवर करता है। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिटेल वन शॉट्स में करा रखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बारे में भी हम बात आगे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एलिगेशंस एंड मिक्सचर की बात करेंगे। एलिगेशन मिक्सचर का क्या होता है भाई? एक रूल है जो इनेबल करता है हमको फाइंड करने में उस रेशियो को जिसमें दो चीजों को मिला के एक नया फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि दो डिफरेंट प्राइसेस मिलाया, एक मिक्सचर तैयार हुआ और कुछ उसका प्राइस सस्ते और महंगे वाले के कहीं बीच में आया। इसमें क्या होगा? थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, थोड़ी चीप क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन पैसा एकदम परफेक्ट बीच का कहीं मिलेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एलिगेशन। पहला टाइप ये है जो आपके कोर्स में है, तो होते तो और भी है, लेकिन पहला टाइप ये है, अगर दो इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करते हो तो क्वांटिटी जो रूल है, एलिगेशन का जो रूल है, वो रूल ये कहता है द क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल्स टू सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस। और अगर आपको इसको समझने में कुछ दिक्कत होती है तो लेट मी एक्सप्लेन कि करना क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेट्स कॉल दिस एज Q1 एंड Q2, जिनके प्राइसेस थे P1 एंड P2। अब आपको एक मीन प्राइस चाहिए। मीन प्राइस का मतलब क्या होता है? बीच का इन दोनों का, ये सस्ता ये महंगा, चीपर डियरर। तो आपको करना क्या होता है? इसको इससे माइनस करके लिखते हो तो P2 माइनस P आएगा, इसको इससे माइनस करके लिखते हो तो P माइनस P1 आएगा। ऐसा क्यों? एक बार P माइनस होगा, एक बार माइनस करेगा, क्योंकि P बीच की वैल्यू है, इससे बड़ी इससे छोटी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही कहता है, चीपर क्वांटिटी अपॉन डीलर क्वांटिटी। यहाँ पे डी और एम का यूज किया है। अगर आपने मेरे वन शॉट्स देखे हैं तो डी मैंने इसका यूज किया है। तो इट डजेंट मैटर आप ये यूज करो या वो यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीपी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एम मीन प्राइस को एम दे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, एम यहाँ पे जो है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। मतलब 10 किलो इसका मिला रहे हो, 50 किलो उसका मिला रहे हो, लेकिन जो ये प्राइस आता है वो 1 केजी का, ये पर्टिकुलर यूनिट क्वांटिटी का आता है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ चीपर Q1 था, क्वांटिटी ऑफ डियरर Q2 था। सीपी ऑफ डियरर मतलब महंगा वाला जो सामान था वो P2 था, P2 माइनस P डिवाइडेड बाय P माइनस P1। अगर आप नोटिस करो, बहुत इजीली इस डायग्राम समझ सकते हो। Q1 के सामने ये वैल्यू आई, Qt के सामने ये वैल्यू आई, एंड दैट्स इट। ये था मिक्सचर का पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस at 9.3 rupees per kg we mixed with rice 10.8 rupees per kg so that to get a mixture worth 10 rupees per kg। तो सस्ता भाई क्या है? 9.30। महंगा क्या है? 10.80। मीन प्राइस क्या है? 10 है। इसकी क्वांटिटी Q1 है, इसकी क्वांटिटी Q2 है। इसको इससे माइनस करके यहां लिख देंगे, इसको इससे माइनस करके यहां लिख देंगे। बराबर समझ में आ गया माइनस कैसे कर रहे हैं? अब आपको Q1 बाई Q2 की वैल्यू चाहिए थी। Q1 के सामने वाला नंबर लेंगे 0.8, Q2 के सामने वाला नंबर लेंगे तो 0.7। सो आंसर आ जाएगा 8:7। रेशियो पूछा था, किस रेशियो में आपको उसको करना है, तो ये रेशियो है जिसमें आपको मिक्स करना है 8:7 में। गॉट इट? इजी। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे मिक्सचर एलिगेशन में। ये कहलाता है रिपीटेड डाइल्यूशंस का क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है? मान लो कोई वाइन का फ्लास्क है, या कह सकते हो बड़ा सा ड्रम है, उसमें बहुत सारी वाइन थी। अब चलो वाइन में मिल्क की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा जग है, उसमें बहुत सारा मिल्क था। आपने क्या किया? 1 लीटर मिल्क चुरा लिया, 1 लीटर पानी भर दिया। फिर दूसरा बंदा आया, उसने भी 1 लीटर मिक्सचर चुरा लिया, फिर 1 लीटर पानी भर दिया। तो ये रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, x यूनिट्स ओरिजिनल क्वांटिटी है, जिसमें से तुम y यूनिट्स निकाल रहे हो, और कितनी बार निकाल रहे हो उसी को n कहते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, कितनी बार आपने ओरिजिनल क्वांटिटी से चीजों को निकाला है। तो और हर एक केस में जो आप जितना निकाल रहे हो मिक्सचर, उतना पानी वापस भर दे रहे हो, तो जो नेट क्वांटिटी है वो सेम रहती है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, लेकिन अभी जल्दी से फॉर्मूला आप समझ लो। द क्वांटिटी लेफ्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट इज x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। जैसे यहाँ पे बोला गया है भाई 50 लीटर मिल्क है, तो x को हम 50 बोल देंगे, 10 लीटर निकाल दिया गया, y को हम 10 बोल देंगे,
and that was taken and replaced by water. This process repeated one more time. मतलब एक पहले एक अभी, तो n जो हुआ 2 बार हुआ, 2 बार आपने रिपीटेशन किया. How much milk is now left in the container? कितना मिल्क बचा है? तो आपको बोलना है जो भाई क्वांटिटी आपकी बची है मिल्क लेफ्ट जो है दैट इज ओरिजिनल यानी कि 50 1 माइनस जो आपने रिप्लेस किया है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेज टू द पावर जितनी बार आप कर रहे हो. इसको काटोगे तो 1/5 आ जाएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/5 आ जाएगा. तो 50 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 इंटू 4/5, 5 5 से 25, ये 2 आ जाएगा. तो 4 4 16 32. तो 32 लीटर मिल्क बचेगा आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट्स. ये सवाल आपके इस तरीके से आते हैं. लेकिन सिर्फ 32 लीटर क्वांटिटी नहीं बची, क्वांटिटी अभी भी 50 लीटर रहेगी. बचा हुआ जो सामान है मतलब 50 माइनस 32 वो वाटर है. तो इसलिए मिल्क एंड वाटर इस तरीके से सेपरेट हो जाता है. आई होप ये भी समझ में आ गया होगा. तो मिक्सचर एलिगेशन का बस इतना सा कॉन्सेप्ट था. और मैंने जैसे बोला था हर चैप्टर के लिए मैं आपको माइंड मैप्स दूंगा, तो इसका भी देखो आपको माइंड मैप्स कुछ इस तरीके से मिलेगा जहां पे हर एक चीज मैंने कवर कर रखी है. बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, पाइप्स एंड सिस्टम्स का, रेसेस एंड गेम्स, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड. तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. कैसे डाउनलोड करना है, आपको मेरे एप्लीकेशन से सारे मटेरियल्स मिलेंगे. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर पे जाके जेनेट सर्च करना है, और अगर आप iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाके आपको माई इंस्टीट्यूट सर्च करना है, ये है आपका नाम, और आपको ORG कोड यूज करना है TKSHMF. एंड्रॉइड वालों को कुछ यूज नहीं करना, डाउनलोड कर लो. और अगर आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर अपने फोन में ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोनों का, तो आप बस क्लिक करो. एंड्रॉइड यूजर हो तो एंड्रॉइड वाले लिंक पे, iOS हो तो iOS पे आपको मेरा ऐप मिल जाएगा. अब आते हैं हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स में. अब देखो हर एक चीज को मैंने यहां समझाया है. स्ट्रीम क्या है, बोट क्या है. स्ट्रीम इज द मूविंग वाटर इन द रिवर. जो पानी चल रहा है वो स्ट्रीम कहलाएगा. चाहे अपस्ट्रीम इज द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगर तुम पानी के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो तुम अपस्ट्रीम जा रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे हो. तुम पानी के खिलाफ जा रहे हो, तुम अपस्ट्रीम जा रहे हो, ये बस समझ लेना. डाउन स्ट्रीम इज द डायरेक्शन अलोंग स्ट्रीम, और पानी के साथ बहते जा रहे हो साथ साथ, तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है. Still water is the state which the water is considered to be stationary and speed of the water in this case is zero. कभी भी still water का केस आएगा तो speed of the river हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ द रिवर इज 0. आपको जो नोटेशन मैंने बुक वाली ही यहाँ पे दी है ताकि अगर आप बुक से पढ़ दो तो आपको दिक्कत ना हो, और अगर मेरे से पढ़ो तो वो मैं यहाँ लिख ही दूंगा, दोनों चीजें कर दूंगा. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन्होंने यू बोला है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वी बोला है. बट मैं कैसे लिखता हूँ आप सबको पता है. मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ बोट एस और बी को सबस्क्रिप्ट में डाल देता हूँ. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को मैं एस आर लिखता हूँ. स्पीड बोट, स्पीड रिवर. स्ट्रीम इज सेम एज रिवर, तो आप रिवर बोल सकते हो. बोलो तालाब में हम बोट तैराने गए हैं तो क्या करेंगे सर, तो स्पीड ऑफ रिवर 0 हो जाएगी. स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब अगर आप पानी के साथ साथ बह रहे हो तो मैंने उसको आपको इस तरीके से पढ़ाया है. स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज बोट और रिवर का सम. स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज बोट और रिवर का डिफरेंस. अपस्ट्रीम तुम तभी जा पाओगे जब बोट की स्पीड रिवर से ज्यादा होगी, तो हमेशा एसबी पहले रहेगा, एसआर बाद में रहेगा. इतना आप याद रख लेना. ओके. अब स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इज 1 किलोमीटर. क्या ABCD याद रखना आसान था कि ये नोटेशंस, वो आपके ऊपर है, यू डिसाइड. जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो नोटेशंस का यूज करो. और अगर आपको जैसे निकालना है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये तो लिखा ही है बट इज सेम एज सेइंग वन ऑफ हाफ ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, और ये होगा हाफ ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. तो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने का फॉर्मूला अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया, और अगर बोट और रिवर दिया है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. आप उसको पूरा रीड कर सकते हो और ये डाउनलोडेबल है, तो आराम से डाउनलोड करके लिख सकते हो. अब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें देखो करके लाए हैं ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो. इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 6 किलोमीटर ऊपर गया, एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स. मतलब ये पूरा टास्क ऊपर से नीचे आने का जो पूरा टास्क है वो 33 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है. ठीक है, पूरा का पूरा 33 मिनट्स के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जा रहा है. फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड क्या होगी, तो हमें बेसिकली एस बी निकालना है. एस बी हमारा सवाल है. तो इस केस में आपको वेरिएबल जो लेने हैं आप ले लो. एस बी एस आर करने से आप कंफ्यूज नहीं होते हो. बोट, रिवर, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 4 वेरिएबल है, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी एक्स प्लस 2 होगी. 2 क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रीम की हमें दी है, एस आर की वैल्यू हमको दी है 2, तो हमने डाउनस्ट्रीम निकाल दिया. तो ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है पता है क्या यूज हुआ है, ये टाइम है टोटल. तो टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 33 मिनट्स. बट चीजें हम आर में कन्वर्ट करते हैं, 33/60 किया. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो तुमने डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर किया डिवाइडेड बाय जो तुम्हारी स्पीड डाउनस्ट्रीम में थी, जो तुमने डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर किया डिवाइडेड बाय तुम्हारी जो स्पीड अपस्ट्रीम में थी. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो 33/60. हेंस दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट. इसको आप रीड कर सकते हो, ये मैंने कई बार कराया भी है.
तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये सिंपल सा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम था। अब आते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स पे। पाइप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये भी समझा चुका हूं। पाइप जिससे पानी आता है, सिस्टम जिसमें पानी भरता है। टंकी समझ लो, टंकी है एक तरीके से। ओके, इनलेट और आउटलेट का डिफरेंस समझते हैं। पाइप कनेक्टेड टू अ टैंक और अ सिस्टम और अ रिजर्वायर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट फिल्स इट, जो भरेगा वो इनलेट, जो खाली करेगा वो आउटलेट। सिंपल, दोनों ही पाइप कहलाते हैं। इनलेट भी पाइप कहलाता है, आउटलेट भी पाइप कहलाता है। लेकिन जो भरता है वो इनलेट है, जो भर खाली करता है वो आउटलेट है। इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours, then a part of tank filled in 1 hour। अब सोचो, एक पाइप है जो 10 घंटे में पूरा टंकी भर सकता है। ऐसे सोचो, एक टैंक है जो पूरा एक पाइप पूरे 10 घंटे में भर सकता है। इतना बड़ा टैंक था, 10 आवर्स लग रहे थे, तो एक घंटे में कितना भरा? तो ऐसा समझो, अगर 10 घंटे में पूरा भर रहा था, पूरा टैंक, टैंक का कोई भी कैपेसिटी हो, तो एक घंटे में कितना भरेगा? उस पूरे 10 का 1/10, है ना, 1/10, टोटल का 1/10। तो आपको ऐसे समझना है, जो भी पाइप भरेगा वो फिल करेगा 1 अपॉन जो भी उसकी भरने की कैपेसिटी है या कितने टाइम में भरता है। अगर कोई खाली करता है वाई आवर्स में, तो 1 अपॉन वाई हो जाता है। अब दोनों पाइप अगर तुम साथ में खोल दोगे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। लेकिन तब भी टंकी भरेगी, क्योंकि आप ज्यादा पानी भर रहे हो एज कंपेयर टू खाली करने से। और अगर आपका y की वैल्यू x की वैल्यू बड़ी है, y छोटा है, यानी कि भरने में ज्यादा टाइम लगता है, खाली जल्दी हो जाता है, फ्रैक्शन उल्टे होते हैं, तो ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। इस केस में आपका टंकी या सिस्टम खाली हो जाती है। समझे भाई, बात समझ में आई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। अब इसका एग्जांपल आपके सामने है। एक सिस्टम फिल करता है टैप को 4 आवर्स में, क्योंकि ये फिल कर रहा है, तो पार्ट फिल्ड बाय फर्स्ट टैप इज 1/4, व्हाइल इट कैन बी एम्प्टीड बाय अनदर इन 9 आवर्स। तो भाई ये कम टाइम में भर रहा है और ज्यादा टाइम में खाली कर रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर दोनों को साथ में खोला जाएगा तो टंकी भर ही जाएगी कभी ना कभी। और जो खाली करेगा वो 1/9 है। तो नेट जो फिल होगा वो कितना होगा? देखो, ये इतना भरेगा, ये इतना खाली कर देगा, तो 1/4 माइनस 1/9, ये पार्ट है जो फिल हो जाएगा। तो जब हमें पूरा सिस्टम फिल करने की बात करनी होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 36/5 आवर्स आ जाएगा, और 7.2 आवर्स, जिसको आप 7 घंटा और 12 मिनट भी बोलोगे। अब मन में आएगा, सर कहां छोड़ना है? यहां छोड़ सकते हैं 7.2 आवर्स, यस यू कैन। और अगर बेस्ट है तो 7 आवर 12 मिनट्स। एमसीक्यू नहीं आया तो यू कैन लीव एट 7.2 आवर्स, चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 0.2 कैसे बना। 0.2 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। समझे? 60 से क्यों किया? क्योंकि हर एक घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो 0.2 घंटा कितना होगा? इंटू 60 मिनट्स में आ गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज रेसेस एंड गेम्स। तो रेसेस एंड गेम्स से हमको क्या करना है? तो पहले तो इन सारे के सारे वर्ड्स की मीनिंग समझनी है। रेस क्या होता है? कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड, रनिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, सेलिंग, रोइंग इज कॉल्ड अ रेस। कुछ भी कर रहे हो वो रेस है, ठीक है। अगर आप लेट से पूरी कॉपी भी भर रहे हो तो वो रेस है। दो लोग अगर कर रहे हो सेम काम, एंड रिजल्ट सेम है, तो वो रेस कहलाएगा। रेस कोर्स, जहां भागोगे, रेस जहां पे टेक प्लेस करेगी, वो रेस कोर्स कहलाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट, जो जहां से स्टार्ट करते हो, एंडिंग पॉइंट जहां पे एंड करते हो, इसको हम विनिंग या फिर गोल कहते हैं। विनर जो सबसे पहले जीतता है, पहुंचता है। और डेड हीट, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेड हीट है। डेड हीट का मतलब होता है कि दो लोग एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे हैं। शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे तो वो डेड हीट कहलाता है। स्टार्ट, सपोज ए, अब इसको समझो। मान लो ए और बी दो कंटेस्टेंट एक रेस में। इफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेस ए इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज अहेड ऑफ ए बाय 15 मीटर्स, मतलब कि ए स्टार्टिंग में खड़ा है, बी थोड़ा सा आगे खड़ा है, तो इसको हम कहते हैं ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर्स टू बी, और एंड में वो साथ में पहुंचेंगे। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। सो इस केस में ए को पूरा 100 मीटर भागना है, लेकिन बी कितना भागेगा? बी विल रन ओनली फॉर 85 मीटर्स, और एक साथ अगर पहुंचते हैं तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू कवर अ रेस ऑफ 100 meters ए कैन गिव 15 meters, और ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 15 meters, और ए बीट्स बी बाय 15 meters। सो एवरीथिंग कैन बी डन, क्योंकि अगर सोचो बी स्टार्टिंग से भागता तो 15 मीटर से हार जाता ना। तो इसी तरीके से आपको लॉजिक को समझना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन, अच्छा ये तो बात हो गई हमने। गेम्स क्या होता है? गेम ऑफ 100 मींस दैट द पर्सन अमंग द कंटेस्टेंट हु स्कोर 100 पॉइंट्स फर्स्ट इज द विनर। तो अगर गेम ऑफ 50 होगा तो जो पहले 50 स्कोर करेगा वो विनर होगा। गेम ऑफ 16 होगा तो जो 16 पहले करेगा वो विनर होगा। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो सब बना रखे हैं, नीचे मिल जाएंगे। डिटेल वन शॉट जाके देखो, मजे करो, बहुत आराम से कर पाओगे।
फिर आते हैं क्वेश्चन पे। अब अमन कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट एंड 10 सेकंड्स एंड विनय कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 मिनट एंड 20 सेकंड्स। तो 10 सेकंड से देखो हरा रहा है। बाय व्हाट डिस्टेंस कैन अमन बीट विनय? कितने डिस्टेंस से? हमको 10 सेकंड तो पता है, लेकिन उस 10 सेकंड में कितना भाग सकता है विनय और अमन, वो देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय विनय इन 10 सेकंड्स। अब सोचो ऐसा ही क्यों लिखा और ये 200 का मतलब क्या है? पहले तो हमने 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट किया, और जो 3 मिनट 10 सेकंड थे, ये 3 मिनट 180 एंड 90, ये 190 सेकंड्स हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा ये 200 सेकंड्स हो जाएंगे। तो क्योंकि तुम बात कर रहे हो विनय की, विनय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो स्पीड इंटू टाइम से पता चल जाएगा। तो ये है स्पीड इंटू टाइम 50 मीटर। तो 10 सेकंड पीछे है ना, वो 10 सेकंड पीछे होगा। तो 10 सेकंड पीछे में कितना से हारा है? 50 मीटर से हारा। तो अमन ने कितने से बीट किया विनय को? 50 मीटर से बीट कर दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर। समझे ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें एग्जाम्पल में? तो आई होप दिस इज क्लियर। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज में क्या होता है? दो रियल नंबर्स होते हैं, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड सो ऑन। अब कई टाइप की इनइक्वालिटीज होती है, जस्ट नीड टू नो द नेम्स कि किस टाइप की होती है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लिटरल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल में क्या होता है? हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, देखो 4 2 से बड़ा है, 8 21 से छोटा है, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। लिटरल में क्या होता है? जब हम वेरिएबल्स को नंबर से कंपेयर करते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जहां पे इक्वल टू साइन नहीं लगता। स्लैक इनइक्वालिटी वो होती है जहां पे इक्वल टू साइन लगता है। बात समझ में आ रही है? स्लैक स्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम अगर 1 है तो लीनियर इक्वालिटी, और अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को समझना। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिससे तुम अपने आंसर निकाल सकते हो। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर चोजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। सोल्यूशन सेट वो होता है जो चूज करने के बाद बनता है। तो डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट इज सिंपली दिस इज अ सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट एक तरीके से यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जांपल के तौर पे देख लो भाई, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं x लेस देन 5। अगर इसका रिप्लेसमेंट सेट ये है, इसमें वैल्यूज है 1 से लेके 10 तक, तो लेस देन 5 में 1 2 3 4 आएगा। अगर रिप्लेसमेंट सेट ये है एंड फॉर द सेम क्वेश्चन द आंसर विल बिकम दिस, तो सोल्यूशन सेट डिपेंड्स ऑन द रिप्लेसमेंट सेट। बिना रिप्लेसमेंट सेट के तुम सोल्यूशन सेट नहीं बनाते। और यही रिप्लेसमेंट सेट आपको इसके बाद ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, x बिलोंग्स टू r, इसी को आप रिप्लेसमेंट सेट बोलते हो। आर हो सकता है, जेड हो सकता है, एन हो सकता है, वट एवर दे से कुछ भी हो सकता है। तो आपको इनइक्वालिटीज को कंसीडर करके दिखाना है। और अगर रिप्लेसमेंट सेट में कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम बोलते हैं फाई या फिर नो सोल्यूशन, नल सेट या फिर नो सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें दिमाग में अपने रखनी है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं सॉल्व करने के, वो बहुत जरूरी हैं। द रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज आर सिमिलर टू दोस ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एक्सेप्ट फॉर द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर। ज्यादातर गलतियां इसी में होती हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये याद रखना, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b देन k इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन के बी। नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन k की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो ये चीज ट्रू है, लेकिन अगर k नेगेटिव हुआ और अगर आपने k मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। तो हमेशा ये याद रखना, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी विल फ्लिप। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रखा है और आप देख ही चुके होंगे, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए वीडियोस हैं। प्रोसीजर टू सॉल्व अ लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में कैसे करना है? हमको दोनों साइड में सेम टर्म्स को कलेक्ट करना है और सॉल्व करना है। रिमूव फ्रैक्शंस ट्राई करेंगे, फ्रैक्शंस को हटाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन से, चाहे एलसीएम लेके जाए, जैसे भी फ्रैक्शंस को हमको हटाना है। आइसोलेट द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड। एक तरफ वेरिएबल, एक तरफ नंबर। मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 1। जो भी वेरिएबल आपने ले रखा है एक तरफ, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। चूज द सोल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट जो भी दिया होगा सवाल में, अब यहां पे नंबर लाइन दी है, जब कुछ भी नहीं दिया है आपको अज्यूम क्या करना है कि इसका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर है। अब सॉल्व कैसे होगा उसको समझते हैं। पहले तो एलएचएस से शुरू करेंगे। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 4 आ गया, इधर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस में 4, कुछ ऐसा। हमने एलसीएम लिया तो ये सिंप्लीफिकेशन इससे कर लिया। अब ये 4 पॉजिटिव नंबर है, वी कैन सेंड इट राइट हियर। तो 4 into 3x minus 4 divided by 2 greater than equal to x plus 1 minus 4 x minus 3 आएगा। ये भी कैंसिल होके यहाँ पे 2 बन जाएगा। 2 3 जा 6x minus 8 greater than equal to x minus 3। अब वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। वेरिएबल जब आप इधर लेके आओगे आपको 5x मिलेगा, उसको उधर ले जाओगे
आप उसको उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 + 8, उधर आके माइनस हुआ, उधर जाके वो प्लस हो गया। तो आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी? आपको वैल्यू मिलेगी कि 5x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमें लेस देन पे कोई कंडीशन नहीं मालूम। तो ये आपका आंसर हो गया, खत्म। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, और जब भी इक्वल टू साइन लगेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। समझ में आया? और नंबर लाइन पे जब भी आप इसको बनाओगे तो एक तरफ माइनस इंफिनिटी आता है, एक प्लस इंफिनिटी आता है। वी हैव -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपको इसको में शो करना है तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो कि 1 से सारी की सारी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। समझ में आया? तो ये था आपका कंसेप्ट बूस्टर फॉर चैप्टर 2 जो हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसमें टाइम स्टैम्प्स ऑब्वियसली दे दूंगा ताकि आपको जिस पार्ट में दिक्कत है उस पार्ट को जाके आप रिवाइज कर सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।